पौंडीचेरी जिस वक्त ट्रेन पहुंची तो दिन के 4 बजे का वक्त था। जहां मौसम गर्म था, धूप निकली हुई थी, हमारी जैकेटें ठंडे कपड़े की थीं, फिर भी हमने उसके बटन खोल दिए थे। हवा चल रही थी जिसकी वजह से गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमांडो औरंगजेब भारत के दूर जनूबी इलाके में पहली बार आया था। कहने लगा, हमारे कश्मीर में तो सख्त सर्दी पड़ रही है और यहाँ लोग गले में सिर्फ बनियाने पहनकर फिर रहे हैं। मैंने कहा, ये जनूबी भारत का इलाका है, यहाँ दिसंबर के महीने में भी दिन को मौसम गर्म रहता है, सिर्फ रात को हल्की सी खुनकी हो जाती है, वो भी बराए नाम, इसलिए यहाँ के लोगों के रंग काले हैं। जनूबी भारत में आपको कोई आदमी, कोई औरत गोरे रंग की नहीं मिलेगी। सबके रंग काले होते हैं या फिर गहरे सांवले रंग होते हैं। गोरा रंग नागपुर से ऊपर ही रह जाता है। जहाँ का मौसम गर्म बरतूब होता है, बारिशें खूब होती हैं। लोगों की खुराक चावल है, रोटी भी चावल के आटे की खाते हैं। इस रोटी को वो चिला कहते हैं। सुर्ख मिर्चें बहुत ज्यादा खाते हैं। होटलों और रेस्तोरानों में चावल के साथ सुर्ख मिर्चें पानी में घोलकर साथ रख दी जाती हैं। छोटे रेस्तोरानों में चावल प्लेटों की बजाय केले के पत्तों पर डालकर रख दिए जाते हैं। हमें भूख लग रही थी, हम एक छोटे से होटल में जाकर बैठ गए। होटल का लड़का हमारे लिए चावल का बर्तन लेकर आ गया। उसने पहले केले के पत्ते हमारे सामने मेज पर बिछाए, फिर उसके ऊपर एक तरफ चावल डाले, एक तरफ सब्जी, दाल और एक छोटी प्याली में घुली हुई सुर्ख मिर्चें लाकर रख दी। हमने सुर्ख मिर्चों को हाथ भी न लगाया और सब्जी के साथ चावल खाकर होटल से बाहर आ गए। होटल में अगरबत्तियां सुलग रही थीं और विष्णु और गणपति देवता की तस्वीरों के आगे लुबान भी सुलग रहा था, जिसकी वजह से फजा बहुत बोझल थी। जनूबी हिंद के शहरों में मुसलमानों की बहुत भारी तादाद आबाद है और ये मद्रासी मुसलमान हैं जिनको मोपले भी कहा जाता है। इन शहरों में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। इन बुजुर्गान दीन के मज़ार भी हैं जो इब्तदाई अय्याम में मुसलमान अरब ताजरों के साथ यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और बुतों की पूजा करने वाले हिंदुओं को मुशर्रफ पाइस्ताम किया। इब्तदाई दौर के अरब ताजरों की आमदोरफ्त की वजह से यहाँ पर मुसलमानों की कल्चर की निशानियाँ बहुत आम मिलती हैं। उनकी ज़बान में अरबी के अल्फाज भी हैं और ये लोग बिरयानी बिल्कुल शुमाली हिंद के मुसलमानों की तरह बनाते हैं। दूसरी अहम बात यह कि जनूबी हिंद में शुमाली भारत की निस्बत तालीम का मेयार बहुत बुलंद है। अंग्रेजी हर स्कूल में पहली जमात से पढ़ाई जाती है। तमिल, तेलुगु ज़बानों के साथ हिंदुस्तानी और उर्दू भी बोली जाती है। यहाँ के लोग अंग्रेजी आम बोल लेते हैं। अगर कोई मद्रासी उर्दू नहीं जानता तो वो आपसे अंग्रेजी में बात करेगा। खाना खाने के बाद हम पौंडीचेरी के बाजारों में इधर उधर फिरते रहे। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हमें ठहरने के लिए यहाँ कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जो बंदरगाह के करीब हो और जहाँ हमें देखने वाले ज्यादा लोग न हों। कमांडो औरंगजेब ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? मुझे मालूम था कि मद्रास में मद्रासी मुसलमानों की 3-4 सराय हैं जहाँ मुसाफिर आकर ठहरते हैं। इन इलाकों में अभी तक सरायों का वजूद बाकी था। शायद ये कदीम अरब ताजरों की वजह से था जो बसरा बगदाद से आकर जहाँ सराय में आकर ठहरा करते थे। मद्रास में एक सराय थी जिसका नाम सिराज सराय था। मैंने इस सराय में 3 दिन गुजारे थे। ये सस्ती भी होती थी और यहाँ आम तौर पर मजदूर पेशा मुसाफिर लोग आकर 2-3 दिन ठहरते और फिर चले जाते। मैंने कमांडो औरंगजेब से जब सराय का जिक्र किया तो वो हैरान होकर कहने लगा, ये शहर तो बड़ा मॉडर्न शहर लग रहा है, यहाँ सराय हमें कहाँ मिलेगी? मैंने उसे सारी बात समझाई तो वो कहने लगा, क्या यहाँ हमें कोई देसी सराय मिल जाएगी जो शहर से बाहर भी हो और बंदरगाह के करीब भी हो? मैंने कहा, अगर मिल गई तो बहुत बेहतर है, तलाश कर लेते हैं। अगर ना मिली तो 2-1 दिनों के लिए शहर के अंदर किसी सराय में जा ठहरेंगे। सराय पर मैं इसलिए जोर दे रहा था कि वहाँ किराया सस्ता होता है। होटल इन शहरों में बड़े महंगे होते हैं और होटलों में आम तौर पर खुफिया पुलिस के आदमी जरूर मंडला रहे होते हैं। पौंडीचेरी शहर हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था। जनूबी हिंद की फजा और लोग, उनकी जबान मेरे लिए अजनबी नहीं थी। बाजार अजनबी थे। हम चलते चलते एक चौक में आकर खड़े हो गए। बाजार में रिक्शा टैक्सियों के अलावा बैलगाड़ियां भी चल रही थीं। इन बैलगाड़ियों में रिक्शा टैक्सी की तरह सवारियां बैठती थीं। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, तुम यहाँ 1 मिनट ठहरो। सामने 5 सिगरेट की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ खंबे के पास एक दुबला पतला नौजवान सफेद कमीज पतलून पहने खड़ा शायद किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर यूं ही अस्सलाम वालेकुम कह दिया। अगर मुसलमान निकल आया तो अच्छा है। इत्तेफाक से वो मुसलमान था। उसने वालेकुम अस्सलाम कहकर मेरी तरफ देखा। मैंने उससे अंग्रेजी में पूछा, जहाँ कोई सराय मिल जाएगी जहाँ रात गुजार सकूं? उसने अंग्रेजी में कहा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, पंजाब से पौंडीचेरी शहर की सैर व सियाहत के लिए आया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी होटल में ठहर सकूं। मुझे जालंधर में किसी ने बताया था कि मद्रास और पौंडीचेरी में ऐसी सराय मिल जाती हैं जिनका किराया सस्ता होता है। वो लड़का बोला, पौंडीचेरी में 3 सराय हैं, इन तीनों को मुसलमान चलाते हैं। मैंने कहा, अगर कोई सराय समंदर के करीब मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, समंदर की सैर भी हो जाएगी।
वो कहने लगा, अच्छा तो फिर ऐसा है कि यहाँ से तुम पांडिचेरी जेटी को जाने वाली बस में सवार हो जाओ। कंडक्टर से कहना कि तुम्हें रॉयल सिनेमा के स्टॉप पर उतार दे। रॉयल सिनेमा के पीछे नारियल के दरख्तों वाला एक बाजार है, वहाँ अशरफिया सराय है। ये सराय समंदर के करीब भी है और वहाँ किराया भी बहुत कम लेते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और सारी बात कमांडो औरंगजेब को जाकर बताई और हम वहीं से एक बस में सवार हो गए। मैंने बस कंडक्टर को बताया कि हमें रॉयल सिनेमा वाले स्टॉप पर उतार दे। हम रॉयल सिनेमा के बस स्टॉप पर उतर गए। उसके पीछे आए तो एक कुशादा बाजार था जिसके फुटपाथ के साथ साथ ऊंची ऊंची छतरियों वाले नारियल के दरख्त हवा में लहरा रहे थे। ये शाम की हवाएं थीं जो समंदर की तरफ से चल रही थीं। हवा में समंदर की नमी खास तौर पर महसूस हो रही थी। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हम समंदर के करीब आ गए हैं, अब अशरफिया सराय तलाश करते हैं। बाजार में दुकानें खुली थीं, शॉपिंग स्टोर भी थे, बेत और बांस के फर्नीचर की बड़ी बड़ी दुकानें भी थीं, रेस्तरां भी थे जिनमें बत्तियां रोशन हो गई थीं और तमिल फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सांवली, गहरी सांवली, काली लड़कियां और औरतें साड़ियों में मलबूस आ जा रही थीं। पतलून कमीज वाले आदमी भी थे और ऐसे मजदूर टाइप आदमी भी जिन्होंने सिर्फ बनियान पहने हुए थे और धोतियां जिन्हें जहां लुंगी कहा जाता है पीछे से उठाकर घुटनों पर रखी हुई थी। काफी आगे जाकर मैंने एक वीडियो की दुकान से अशरफिया सराय का पूछा। ये सराय वहां से करीब एक गली में था। गली काफी कुशादा थी। एक बुसीदा सी पुरानी बिल्डिंग के बाहर उर्दू और तमिल जबान में अशरफिया सराय का छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। ड्यूरी में तख्तपोश पर एक सफेद खशखशी दाढ़ी वाला गहरे सांवले रंग का बूढ़ा धोती और बनियान पहने छोटी सी संदूकची के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने जाकर सलाम किया। उसने खुश होकर वालेकुम अस्सलाम कहा और तमिल जबान में पूछा। मैंने शिकस्ता हिंदुस्तानी में कहा कि मैं तमिल जानता नहीं। वो मुस्कुराकर उर्दू में बोला, तो फिर उर्दू में बात करो, हम उर्दू जबान भी जानता है। मैंने कहा, जी हम दो दोस्त पंजाब के शहर मालीर कोटला से आए हैं। हम मुसलमान हैं, पांडिचेरी की सैर करने का इरादा लेकर आए हैं। आपकी सराय में कोई सस्ता सा कमरा मिल जाएगा। बूढ़ा मद्रासी कहने लगा, बाबा यहाँ सब कमरों का एक ही किराया है, तुम बोलो एक कमरा लोगे या दो कमरे। मैंने कहा, हमें एक ही कमरा काफी है, सिर्फ इसमें एक फालतू चारपाई की जरूरत पड़ेगी। वो बोला, वो हम डाल देंगे। फिर उसने संदूकची में से एक कॉपी पेंसिल निकाली और बोला, नाम बताओ। मैंने अपने और कमांडो औरंगजेब के मुसलमानों वाले फर्जी नाम बताए। उसने कॉपी पर लिख लिए और कॉपी बंद करके कहने लगा, एक कमरे का दिन रात का किराया 5 रुपए होगा। तुम कितने रोज ठहरना चाहते हो? मैंने कहा, 1 हफ्ता जरूर ठहरेंगे। पांडिचेरी बड़ा शहर है, इसकी सैर करने में इतने दिन तो जरूर लग जाएंगे। तो फिर ऐसा करो कि 1 हफ्ते का किराया अदा कर दो। मैं तुम्हें साफ सुथरा बिस्तर भी दूंगा और नहाने के लिए अच्छा साबुन तौलिया भी दूंगा। वो हंस रहा था। मैंने जेब से 30 रुपए निकाल कर उसे दिए और कहा, ये 30 रुपए अपने पास रखें, अगर हम इससे पहले भी चले गए तो आपसे कुछ वापस नहीं लेंगे। बूढ़े ने रुपये संदूकची में डालकर उसे ताला लगाया और उठकर हमारे साथ हो गया। वो हमें बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में ले आया जिसकी दीवार का पलस्तर जगह जगह से उखड़ चुका था। वहां पहले से एक चारपाई पड़ी थी। बूढ़ा जो सराय का मालिक था और बाद में जिसने अपना नाम हाजी अब्दुल रज़ाक बताया था, कहने लगा, मैं अभी दूसरी चारपाई डलवा देता हूँ। गुस्ल खाना नीचे अंदर वाले सहन में है, मैं तुम्हें अलग तौलिया साबुन भी भिजवा देता हूँ। हम अपने मुसलमान भाइयों का बड़ा ख्याल रखते हैं। सराय का मालिक हाजी रज़ाक जब चला गया तो कमांडो औरंगजेब ने खिड़की में से दूसरी तरफ झांक कर देखा। कहने लगा, इधर तो गली में कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। मैंने कहा, यह कचरा गली होगी। लोग मकानों का कूड़ा करकट खिड़कियों में से गली में फेंक देते हैं। कॉरपोरेशन का ट्रक आकर ले जाता है। कमांडो औरंगजेब और मैं उस खिड़की पर आ गए जो सराय के दरवाजे की जानिब खुली थी। नीचे कुशादा गली में लड़के बांस के बने हुए बॉल से फुटबॉल खेल रहे थे। हाजी साहब की हिदायत पर मुलाजिम चारपाई लेकर ऊपर आ गया। उसके साथ साफ सुथरे 2 बिस्तर भी थे। हमने चारपाइयों पर बिस्तर बिछा दिए। इस दौरान रात हो गई। औरंगजेब कहने लगा, ठिकाना तो हमें मुनासिब मिल गया है, अब हमें ये मालूम करना है कि बंदरगाह कहाँ है और बंदरगाह से जियागामी की वो खाड़ी कितनी दूर है जहाँ जहाज खड़े हैं। मैंने कहा, ये काम अगर हम दिन की रोशनी में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रात को हम किसी भी पोजीशन को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकेंगे। हमने सुबह सूरज निकलने के वक्त अपने टारगेट का सर्वे करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी अपनी चारपाइयों पर बैठकर अपने मिशन के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। खाना हमने बाजार के रेस्टोरेंट से खा लिया था। 10 बजे रात तक हम अपने मिशन के इम्कानात और अंदेशों पर गौर फिक्र करते रहे। उसके बाद सो गए। सुबह उस वक्त बेदार हुए जब गली में से एक ट्रक शोर मचाता हुआ गुजरा। पहले मेरी आंख खुली, उसके साथ ही कमांडो औरंगजेब भी उठकर बैठ गया। ये ट्रक था? हाँ, मैंने कहा। मैंने उठकर खिड़की में से झांक कर देखा। शायद कचरा उठाने वाला ट्रक था। गली में खंभों की बत्तियां रोशन थी। उनकी रोशनी में मुझे ट्रक का पिछला हिस्सा बाजार की तरफ घूमता नजर आया। मैंने औरंगजेब से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सूरज निकलने से पहले पहले समंदर पर पहुंच जाना चाहिए। रात को हमने पांडिचेरी की बंदरगाह की समत मालूम कर ली थी।
5 मिनट के बाद मैं और कमांडो औरंगजेब रात के लम्हा बलम्हा गायब होते अंधेरे और दम बदम बढ़ती हुई दिन की रोशनी में सराय की देवड़ी में से निकलकर बंदरगाह को जाती सड़क पर रवाना हो गए। कोई 3-1 फरलांग चलने के बाद हमें कुछ फासले पर पानी की स्याह चादर दूर तक फैली हुई दिखाई दी। उसके एक जानिब किनारे पर दूर तक रोशनियां चली गई थीं। इन रोशनियों का अक्स पानी में झिलमिला रहा था। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, हमें यहाँ रुक कर दिन निकलने का इंतजार करना चाहिए। अंधेरे में हम किसी गलत जगह भी जा सकते हैं। फौजी असलहे से लदे हुए जहाज़ों की वजह से सिक्योरिटी के इंतजामात काफ़ी सख्त होंगे। हम एक जगह नारियल के दरख्तों के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद आसमान पर रोशनी के धारे फूटने लगे। ये सूरज तुलू होने के पहले की रोशनी थी। समंदर में उस सुनहरी रोशनी ने आग सी लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता ये मलगजी रोशनी सूरज के तुलू होने के बाद दिन के उजाले में तब्दील हो गई। अब हमारे सामने सारा मंजर वाज़े था। हमने देखा कि जिस तरफ रात को रोशनियां नजर आ रही थीं, उस तरफ 10-12 बड़े बड़े समंदरी जहाज खड़े थे। उनके आगे समंदर का किनारा नारियल के झुंडों के साथ दूर तक चला गया था। दाएं जाने भी छोटे बड़े जहाज खड़े थे, जिनके करीब से होकर स्टीमर गुजर रहे थे। एक जगह छोटी सी इमारत थी जिसके ऊपर कोई झंडा लहरा रहा था। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मेरा ख्याल है ये बंदरगाह की इमारत है। हमें ये मालूम करना है कि जियागामी की खाड़ी किस तरफ है। वहाँ 2 चट्टानें सबसे बड़ी निशानी है, जहाँ से उठकर उस तरफ चलते हैं। जहाँ हम बैठे थे वहाँ कोई इंसान नहीं था। जरा आगे समंदर के रेतीले किनारे पर चलते गए तो कुछ झोंपड़े नजर आए। उनके सामने समंदर के पानियों में छोटी छोटी किश्तियां बंधी हुई थीं। काले काले चंद एक माहीगीर भी बैठे आपस में बातें कर रहे थे और बीड़ियां भी रहे थे। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, मेरा ख्याल है कि ये मल्लाह हैं। इनमें से एक कश्ती लेकर समंदर की सैर करते हैं। इस तरह हमें ज्यादा दूर तक जाने का मौका मिल सकेगा। हमने मल्लाहों से एक कश्ती किराए पर ले ली। मल्लाह ने कहा कि वो कश्ती खुद चलाएगा। हमने कोई एतराज न किया। हम कश्ती में बैठ गए। तामिल मल्लाह, जिसने सिर्फ घुटनों पर लुंगी पहन रखी थी, कश्ती में बैठकर चप्पू चलाते हुए कश्ती को किनारे से निकालकर समंदर में ले आया। वो किनारे से कुछ फासले पर कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता एक जानिब चलाने लगा। उसे मालूम था कि जो लोग समंदर के शहर को वहां आते हैं उन्हें किस तरफ ले जाना होता है। हम आपस में पंजाबी जबान में बातें करने लगे ताकि ये तमिल मद्रासी मल्लाह हमारी गुफ्तगू समझ न सके। मैंने मल्लाह से हिंदुस्तानी उर्दू में कहा, उधर वाला जो जहाज बाजू में खड़े हैं उस तरफ जाने को मानता। मुझे याद है कि मैंने इससे भी ज्यादा गलत सलत उर्दू में तमिल मल्लाह से बात की थी। वो बोला उसकी उर्दू मुझे याद नहीं रही। उसका मतलब ये था कि मैं उस तरफ नहीं जा सकता, उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं। हम समझ गए कि वो सिक्योरिटी का एरिया है। मैंने मल्लाह से कहा, अच्छा तो फिर तुम उन दरख्तों की तरफ ही हमें ले जाओ। हम ज़रा दूर तक सैर करना चाहते हैं। हम बेंगलोर से जहाँ सैर करने आए हैं। उसके साथ ही मैंने 5 रुपए का नोट निकाल कर उसे दे दिया। 5 रुपए का नोट लेकर वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, ठीक है साहब, हम तुमको उधर की सैर करा देगा। मालूम हुआ कि उस तरफ जाने की भी ममामियत थी, मगर मल्लाह हमें समंदर में एक चक्कर काट कर किनारे के नारियल के झुंडों के पास ले आया, जहां हम किनारे पर उतर कर बैठ गए। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। एक सिगरेट तमिल मल्लाह को भी दिया। 6-7 बड़े बड़े समंदरी जहाज हमारी दाएं जानिब कुछ फासले पर समंदर में लंगरअंदाज थे। उनके मस्तूलों पर अपने अपने मुल्कों के झंडे लहरा रहे थे। कई जहाज़ों पर वायरलेस के एंटीने भी नस्ब थे। इनमें से एक जहाज ऑयल टैंकर था जिस पर बड़ी बड़ी क्रेनों की तरह 2 ऊंचे आहनी दरवाजे से बने हुए थे। इन जहाज़ों के पीछे पौंडीचेरी की बंदरगाह की इमारत का ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा था, जिस पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा था। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, वो जहाज कहाँ हैं जिनकी हमें तलाश है। मैंने अपने अकब की तरफ देखा। उधर समंदर का किनारा कुछ दूर आगे जाकर बाएं जानिब खो गया था। मैंने पंजाबी में उसे कहा, मेरा ख्याल है कि वो जहाज उस तरफ होंगे। औरंगजेब भी उधर देखने लगा। हम कश्ती में बैठ गए और मल्लाह से दूसरी तरफ चलने को कहा। वो बोला, साहब उधर को जाना नहीं मांगता। इसका मतलब था कि उस तरफ जाने की इजाजत नहीं। मैंने तमिल मल्लाह को जेब से 5 रुपए का एक और नोट निकाल कर देते हुए कहा कि वो हमें दूर दूर रहकर ही उस तरफ समंदर की सैर करा दे। तो वो तैयार हो गया। उसने कश्ती को समंदर में उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ समंदर नारियल के झुंडों के अकब की तरफ मुड़ जाता था। जैसे ही हमारी कश्ती जरा आगे समंदर में आकर एक जानिब मुड़ी तो हमें कुछ दूर समंदर में 2 बड़ी चट्टानें निकी हुई नजर आईं। इन चट्टानों की दूसरी जानिब 2 बहरी जहाज खड़े थे जिनके कुछ हिस्से हमें नजर आ रहे थे। मैंने औरंगजेब से पंजाबी में कहा, मुझे यकीन है औरंगजेब यही हमारा टारगेट है। कमांडो औरंगजेब भी इन चट्टानों और उनके अकब में खड़े जहाज़ों की तरफ देख रहा था। कहने लगा, अब इसकी तस्दीक कैसे हो कि यही इसराइली जहाज़ है। इससे पूछो कि इस तरफ जियागामी की खाड़ी कहाँ है। जब मैंने मल्लाह से जियागामी की खाड़ी के बारे में पूछा तो उसने चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि जियागामी की खाड़ी उस चट्टान के पीछे है। मैंने उसे पूछा, ये जहाज़ किस मुल्क के हैं। वो बोला, मालूम नहीं साहब, पर हमें उस तरफ जाना नहीं मानता। बस आगे हम नहीं जाएगा, हम वापस जाना मानता। और उसने कश्ती मोड़ दी।
इस असना में हमने एक स्टीमर को देखा जो चट्टानों के अकब से निकलकर दूसरी तरफ तेज रफ्तारी से जा रहा था। औरंगजेब ने कहा, मेरा ख्याल है ये कोस्ट गार्ड्स की बोट है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।